हेलो एवरीवन। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पाल वंश के बारे में। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि एक समय पे ये एरिया जो दिख रहा है, ये गौड़, इसी को हम, ये बंगाल का इलाका है। अब इसको गौड़ एरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गौड़ वंशीय जो शासक था, जनरली उसका नाम क्या था, शशांक का शासन हुआ करता था। और यहाँ पर हमें पता है कन्नौज में हर्षवर्धन का सब शासन था। और अर्लियर वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरीके से शशांक और हर्षवर्धन, शशांक ने हत्या कर दी थी किसकी, राज्यवर्धन की, हर्षवर्धन के बड़े भाई ने। और बाद में हर्षवर्धन ने शशांक को कैसे बदला लिया था उसको मार के। तो इस तरीके से गौड़ को उखाड़ फेंक दिया था किसने, हर्षवर्धन ने। तो एक्चुअली हम ये कह सकते हैं क्योंकि कन्नौज का जो साम्राज्य था और गौड़ की, इन दोनों की जो सीमाएं थी आपस में मिल रही थी, और ये बड़ा मूल कारण हुआ करता था आपस में दुश्मनी का। और फाइनली इसमें जो विजित होता है वो हर्षवर्धन होता है। तो अगर हम बंगाल की पृष्ठभूमि की बात करें, बंगाल के इतिहास की बात करें, तो गौड़ की मृत्यु के बाद यहाँ पर कोई एक ऐसी पावरफुल रूलर या कोई ऐसी पावरफुल शासक नहीं रह गया था, कोई भी ऐसा जो बंगाल में अपने अस्तित्व को बनाए रखता। और इवन जो नॉर्थ, जैसे कि हमेशा से रहा है कि बंगाल नॉर्थ की राजनीति में इंटरवेंशन करता रहा है, उस प्रकार की कोई शक्ति नहीं रह गई थी। यानी कि बंगाल के रीजन में चीज़ें बिखर गई थी। अब जब गौड़ भी नहीं रहे तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आसपास की जो शक्तियाँ थी उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। हर्षवर्धन के बाद जो यशोवर्मन आया इसकी गद्दी पर, कन्नौज की गद्दी पर, कन्नौज का यशोवर्मन, इसने भी गौड़ को अटैक किया, लूटा था। इवन सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर का जो शासक था ललितादित्य, उसने भी गौड़ पे अटैक किया उसी समय, उसका फ़ायदा उठाकर। राइट। तो आप ये कह सकते हैं बंगाल की जो पॉलिटिक्स है वो अपने बैक फ्रंट पर अभी काम कर रही थी, यानी कि चारों तरफ से घिरी थी और कोई मजबूत शासक नहीं था। ऐसी में ही प्रादुर्भाव यानी कि उद्भव होता है पाल वंश के शासकों का, और पालों ने दोबारा से बंगाल की जो खोई हुई ग्लोरी थी, जो यश था, उसको वापस लाने का जो श्रेय है वो पाल वंश के शासकों को जाता है। लेकिन आखिर पाल वंश की शुरुआत कैसे हुई, तो इसका बैकग्राउंड अभी जो हमने डिस्कस किया उसका आंसर है, उसी में छुपा है कि यहाँ पर अव्यवस्था व्याप्त थी। अव्यवस्था का मतलब है मिसमैनेजमेंट है, चारों तरफ तबाही है, यानी कि अराजकता फैली हुई है, ना कोई कानून व्यवस्था है, ना कोई शासन है। तो यहाँ की जनता ने परेशान होकर, यानी कि हड़ थक कर, ये डिसाइड किया कि हमें एक शासक बनाना है, और उन्होंने शासन किसे बनाया, शासक गोपाल को। तो अब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहीं से क्वेश्चन ये पूछेगा, अच्छा यहाँ पे जो अव्यवस्था व्याप्त है उसको मत्स्य न्याय बोला गया है। क्या बोला गया है? मत्स्य न्याय। इस अव्यवस्था को बोला गया है मत्स्य न्याय। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिसको जनता ने चुना है। जनरली हमें क्या देखते हैं कि जो राजा का सिद्धांत है वो राजा कैसा होता है, वंशानुगत होता है। लेकिन यहाँ पर जो गोपाल है, गोपाल वंश का नींव रखने वाला जो है, पाल वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति जो है, इसको जनता ने चुना है। इसी वजह से ये कहा जाता है क्योंकि मत्स्य न्याय बंगाल के रीजन में अव्याप्त था, यानी कि व्याप्त था, इस वजह से जनता ने थक हार कर किसको चुना, किसको, गोपाल को अपना शासक चुना। तो एक क्वेश्चन आपका यही तैयार हो जाता है। दूसरी बात, मत्स्य न्याय क्या था ये भी पता चलता है, और गोपाल क्या जनता के द्वारा चुने जाने वाला इतिहास का एक शासक था। दूसरा और पूछते हैं कि दूसरा एक शासक और था, वो था यशोवर्मन पल्लव। ठीक है ना, कौन था? यशोवर्मन। तो दो ऐसे शासक थे जिनको जनता ने चुने हैं। पूरे इतिहास में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आगे हम देखेंगे। गोपाल, यशोवर्मन, ठीक है। और इसके सबसे पहले तो शिवरात्रि की शुभकामना सभी को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर को आगे। तो यही है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी में की थी। धर्मपाल का एक लेख है जिसको बोलते हैं खलीमपुर लेख। खलीमपुर लेख किसका रिलेटेड है? पहली चीज तो यही याद रखना है कि खलीमपुर किसका है, धर्मपाल का। उसी में इस बात का वर्णन दिया गया है कि कैसे बंगाल में मत्स्य न्याय फैला था और किस प्रकार से उसी को दूर करने के लिए प्रजा ने गोपाल को अपना राजा चुना। ये सारी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? दो चीज़ों में मिलती है। एक तो धर्मपाल के खलीमपुर लेख में, और दूसरा ये मत्स्य न्याय के बारे में जानकारी, इसका विवरण जो बौद्ध भिक्षु तारानाथ है वो भी हमें देता है, जो कि वहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इसमें कोई शक नहीं है। पालों ने बौद्ध, क्योंकि जिस तरीके से हमें ये तो पता है उन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई है, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, इन सब के अनुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल ने बिहार में उदंत विहार का निर्माण करवाया। कुछ विद्वान इसका श्रेय किसको देते हैं? धर्मपाल को। लेकिन जनरली हमारे जब एग्जाम में आएगा कि उदंतपुरी विहार किसने स्टैब्लिश करवाया, तो वो है गोपाल। उदंतपुरी का मतलब यूनिवर्सिटी है। अब याद कैसे करेंगे, देखो, ओदंत में और ये गोपाल,
तो ये वाले ओ पे फोकस करो, ओदंत गोपाल, ठीक है। इसके बाद 770 से 810 तक जो शासन रहेगा वो रहेगा धर्मपाल का। अगर हम धर्मपाल की बात करें, गोपाल का पुत्र था, पाल वंश को सफलता के नए आयाम इसने दिए। गुजराती कवि जो हैं, गुजरात की कवि हैं सोड्ढल, उनकी एक पुस्तक है, नाम है उदय सुंदरी कथा। ये बुक भी आपको याद रखनी है, सोड्ढल की उदय सुंदरी कथा गुजरात की रीजन में लिखी गई पुस्तक है, गुजरात के इतिहास के बारे में हमें बताती है। इसमें धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा गया है। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे कि ऐसा उसको क्यों कहा गया है। धर्मपाल को प्रतिहार शासक बचराज तथा राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने हराया था। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि धर्मपाल की अगर हम बात करेंगे तो धर्मपाल बहुत इंपॉर्टेंट शासक था, भले ही उसको बत्सराज, जो कि किसका, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक था, वास्तविक स्थापना करता था, और राष्ट्रकूट जो शासक था ध्रुव, इसने दोनों ने हराया था। इसके बाद धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये बहुत ज़्यादा प्रचलित क्वेश्चन, ये सबको पता है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को कोई मतलब नहीं है। तथा सोमपुरी यानी कि पहाड़पुरी बंगाल में मठों का निर्माण कराया। अब देखो दो चीज़ें पूछेगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया, धर्मपाल ने। सोमपुरी किसने बनवाया, धर्मपाल ने, ठीक है। उसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान भी रहा करते थे। अब देखो मैं चीज़ समझा रहा हूँ, सोमपुरी का प्राचीन नाम एक और है वरेंद्री। क्या है, वरेंद्री, इसमें ई और लगा दो भाई, वरेंद्री। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ वरेंद्री जो नाम है ये सोमपुरी का है, यहीं पर कैवर्तों ने विद्रोह किया था, अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो सोमपुरी पूछ रहे या विक्रमशिला पूछ रहे, दोनों किसने, धर्मपाल ने बनवाए थे। अब याद कैसे करना है बता दे रहा हूँ। आप ना हर सोमवार को अपना धर्म निभाते हैं ऐसे, और विक्रम, क्रम क्या, धर्म का अपना एक क्रम है। इसके अलावा धर्मपाल के ही दरबार में कौन था, हरिभद्र था। ये बताओ, जो हरि है भगवान विष्णु को कहते हैं, तो हरि और इनका संबंध धर्म से है, बिल्कुल है, तो धर्मपाल के दरबार में हरिभद्र। इसके अलावा धर्मपाल की सभा में हरिभद्र ने कौन सी पुस्तक लिखी है, अष्टसहस्त्र का पिराग परमिता। ये बौद्ध ग्रंथ की रचना भी किसने करी है, धर्मपाल की पुस्तक है अष्टसहस्त्र का पिराग परमिता, राइट। अब हमें यह देखना है कि इसको उत्तरापद का स्वामी क्यों कहा जाता है। उसके बारे में बात ये कही जाती है कि धर्मपाल ने एक तो कन्नौज पर अधिकार करके एक दरबार का आयोजन किया था, और उसमें प्रतिहार नरेश बचराज ने भी भाग लिया। देखिए ये था कि इनके समय में जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। धर्मपाल के समय में ही त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो रहा है। तो जनरली ये सब लोकेट कहाँ पे कर रहे हैं, जनरली आप ये देखोगे, ये पाल ये है, लेकिन इनकी लड़ाई जो चल रही है वो कन्नौज के रीजन में है। तो कन्नौज पर इन्होंने अटैक किया और वहाँ पर अपना एक फ्यूडल, और इस अब देखो दो, उस फ्यूडल का जो नाम है, ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे चक्रायुद्ध को बनाया अपना शासक, जबकि गुर्जर प्रतिहार के लोग इंदिरायुद्ध का सपोर्ट कर रहे थे। और गुर्जर प्रतिहार में इस समय जो शासक है वो है बत्सराज। तो ये कहा जाता है कि जब बत्सराज वापस चला गया था तो पाल्स ने अटैक किया और चक्रायुद्ध को यहाँ का शासक बना दिया, और शासक ही नहीं बनाया, और जबकि एक आयोजन यहाँ पे बड़ा विशाल आयोजन किया जहाँ से नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शासक आए, उसमें बत्सराज भी आया, और ये मान लिया गया कि हाँ वास्तविक में उत्तर भारत का मेन जो शासक है वो आपका धर्मपाल है। इसी एस्पेक्ट में उदय सुंदरी कथा में इसको क्या कहा गया है, उत्तरपद का स्वामी कहा है, किसने, सोड्ढल ने, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं फिर से रिपीट, अब जरा इस लाइन को पढ़ो। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर एक दरबार का आयोजन किया था, और उसी दरबार में गुर्जर प्रतिहार नरेश बत्सराज ने भी भाग लिया था, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने क्या कहा, सिर्फ बत्सराज ने भाग नहीं लिया, बहुत सारे राजा थे। कौन कौन राजा थे, खलीमपुर इंस्क्रिप्शन जो है धर्मपाल का, वो हमें क्या बताता है कि राजा आए थे पंजाब से, कांगड़ा से, कुरू से, पांचाल से। उन्होंने चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक स्वीकार कर लिया था, और एक्चुअल में जो चक्रायुद्ध था वो एक तरीके से पपेट यानी कि बेसल था किसका, धर्मपाल का। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये देखो, चक्रायुद्ध को बनाया किसने था, धर्मपाल ने। तो धर्मपाल को ही तो मेन शासक माना जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा दिस इनडायरेक्टली इसकी वजह से, और चूंकि चक्रायुद्ध को कन्नौज का शासक एक्सेप्ट कर लिया गया था और इंदिरायुद्ध को रिजेक्ट कर दिया गया था, इंदिरायुद्ध को सपोर्ट कौन कर रहे थे, ये गुर्जर प्रतिहार। तो इस वजह से इनडायरेक्टली जो धर्मपाल है वो पूरे शासक बन जाता है, पूरा होल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसी वजह से उदय सुंदरी की कथा में, सोड्ढल में, उसको उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है। तो जब धर्मपाल अपने आप को ये दरबार आयोजित करेगा, ये दरबार ने एक चीज इतिहास में और जोड़ दी थी कि दिस वॉज द री इमर्जेंस ऑफ पाल्स इन द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया
हु वर पैसिव सिंस लॉन्ग, यानी कि ये उद्भव था पालों का उत्तर भारत की राजनीति में दोबारा से, जो कि काफ़ी समय से वो यहाँ पे नदारद हमें दिख रहे थे, अब पालों का ये उद्भव हो गया था। राइट। अगर हम बात करें कि धर्मपाल को या धर्मपाल ने ये जो दरबार का आयोजन करवाया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? एक तो खलीमपुर इंस्क्रिप्शन से मिलती है, और दूसरी जो कुमारपाल चरित पुस्तक लिखी गई है इससे भी हमें ये जानकारी मिलती है। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि किस टेक्स्ट में उत्तरपथ का स्वामी कहा गया धर्मपाल को, तो वो हम कहेंगे उदय सुंदरी कथा में। अच्छा, एक चीज याद रखना होगा, उत्तरपथ स्वामी की एक उपाधि ये हर्षवर्धन को भी मिली है, और ये हर्षवर्धन को उपाधि जो है ये एहोल इंस्क्रिप्शन में लिखी है। अब हमें ये पता है एहोल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति के द्वारा लिखे थे और पुलकेशन सेकंड है। पुलकेशन सेकंड ने हर्ष को हराया था। तो इस इंस्क्रिप्शन में पता क्या लिखता है कि पुलकेशन सेकंड यानी कि हमारे राजा पुलकेशन सेकंड ने उस व्यक्ति को हराया जो उत्तरपथ का स्वामी था, यानी कि हर्ष। दैट मीन्स अपने राजा की बड़ाई करने, प्रशस्ति करने, प्रशंसा करने हेतु इस प्रकार की लाइनें ऐड करी जाती थी। इस वजह से हर्षवर्धन को उत्तरपथ का स्वामी एहोल इंस्क्रिप्शन में कहा गया है, जबकि उत्तरापथ का स्वामी धर्मपाल को खलीमपुर इंस्क्रिप्शन में कहा गया है नहीं, ये कहा गया है किसमें? उदय सुंदरी कथा में। खलीमपुर इंस्क्रिप्शन में इस दरबार का आयोजन की जानकारी आपको मिल रही है। चलिए, हरिभद्र के बारे में पता कर लिए। हाँ, अब धर्मपाल ने धर्म को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया है, ठीक है। इसी वजह से धर्मपाल को लेखों में उसे परम सौगात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम सौगात। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन की भी थी, और जो कि राज्यवर्धन को मधुबन और बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में भी राज्यवर्धन को परम सौगात कहा जाता है। तो परम सौगात की उपाधि दो लोगों की है, एक धर्मपाल और दूसरा राज्यवर्धन। आगे देखते हैं। धर्मपाल ने विक्रमशिला एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने जो बनवाई थी, और परमेश्वर की उपाधि भी धारण करी। तो याद कैसे करेंगे ये बताइए? परमेश्वर का संबंध धर्म से है कि नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो परम ईश्वर धर्म। धर्मपाल ने निर्वाण नारायण की उपाधि करी। अगर आप धर्म को पालन करेंगे तो निर्वाण आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो धर्मपाल की दूसरी उपाधि कौन सी है? निर्वाण नारायण। धर्मपाल ने राजत्रयचाधिपति, क्या है उपाधि? राजत्रयचाधिपति। ये कई एक बार एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको, यानी कि तीन राजाओं, त्रय का मतलब है तीन राजाओं का स्वामी, अश्वपति, गजपति, नरपति की उपाधि धारण करी है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे राजत्रयचाधिपति की उपाधि धर्मपाल के अलावा गोविंद चंद्र गहड़वाल ने भी अडॉप्ट करी थी, और लक्ष्मीकर्ण कलचुरी ने भी अडॉप्ट करी थी, ठीक है। तो राजत्रयचाधिपति की उपाधि धारण करने वाले तीन लोग थे, एक था स्वयं धर्मपाल, दूसरा गोविंद चंद्र गहड़वाल, और तीसरा लक्ष्मीकर्ण कलचुरी। परम सौगात की उपाधि कौन? धर्मपाल, और साथ में राज्यवर्धन। तो ये उपाधियों की हमने बात कर ली। तो इस प्रकार से हम धर्मपाल। अच्छा, अब अगर ये बात पूछे कि कौन सा शासक था पाल वंश का जिसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, ये बताइए। तो किसने किया था? धर्मपाल ने। उसके बाद ही तो उसने इस दरबार का आयोजन करवाया था, राइट। आगे देखेंगे देवपाल के बारे में हम बात करेंगे। देवपाल धर्मपाल का पुत्र था। देवपाल इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। देखो ये बताओ, जो हमारे देवी देवता हैं वो प्रतापी हैं कि नहीं है? तभी तो उन्होंने असुरों को लड़ाया। तो देव ने, और देवों का काम क्या था? लड़ना, जीतना, टेरिटरी को जीतना। वही काम इस देवपाल ने अपनाया था। देवपाल को सर्वाधिक प्रतापी शासक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ क्यों। एकमात्र एक ऐसा शासक था जिसने पूरे उत्तर भारत से जो ट्रिब्यूट होता है, नजराना, और वो हासिल किया था। और ये दबदबा की बात होगी, सीधी सी बात है, ये वर्चस्व की बात है, तभी तो पूरे उत्तर भारत के लोगों ने इसको नजराना दिया होगा। यही नहीं, इसने क्या किया था? इसने उत्कल यानी कि उड़ीसा पे हुंस को हराया, द्रविड़ों को हराया, गुर्जर पे हराया। इवन ये कहा जाता है कि इसने ये रामेश्वरम तक के एरिया तक अपनी सेनाएं भेजी थी, राइट। इस वजह से देवपाल सबसे प्रतापी राजा था, क्योंकि इसने बहुत अधिक जमीन को अपना जीता था। और चूंकि इसने अधिक जमीन को जीता था, इसी वजह से शैलेंद्र वंश का एक राजा था बालपुत्र देव। ये देवपाल से प्रार्थना करेगा क्या कि भाई हमारे यहाँ आपका जो इलाका है ना नालंदा, वहाँ सुना है विश्वविद्यालय भी बना था पहले, तो नालंदा में आप एक बौद्ध विहार बनवा दो और उसको कुछ गांव दे दो जिससे कि उनका खर्चा पानी चलता रहे। तो देवपाल ने शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव की इस प्रार्थना को भी स्वीकार किया, और कितने गांव दान में दिए थे? 5 गांव दान में दिए। और इसी के कहने पर, बालपुत्र देव के कहने पर, किस बौद्ध भिक्षु विद्वान को नालंदा बिहार में अध्यक्ष ने किया था? तो आंसर इस वीरसेन को। तो एक एक क्वेश्चन से, एक एक एमसीक्यू से आपका एक एक लाइन से यहाँ पे तैयार होता है कि किसने रिक्वेस्ट करी थी देवपाल से? बालपुत्र देव ने। किसको अपॉइंट करने के लिए? वीरसेन को अपॉइंट करने के लिए। या फिर ये पूछा जाए कि किस पाल वंशीय शासक ने बालपुत्र देव की
प्रार्थना पर वीरसेन को नालंदा बिहार में अध्यक्ष नियुक्त किया था? द आंसर विल बी देवपाल, राइट। इसके अलावा अरब यात्री सुलेमान, हमें पता है लगभग 850 में इंडिया विजिट करता है। उसने एक लेख लिखा, उसके अनुसार पालों की सेना राष्ट्रकूटों एवं बब प्रतिहारों से अधिक शक्तिशाली थी, ठीक है। और जबकि यही सुलेमान ये कहता है कि राष्ट्रकूट जो है, अगर वर्ल्ड के आप 4 पावरफुल एम्पायर्स की बात करेंगे तो उनमें से एक राष्ट्रकूट है। तो ये पूछा जाए कि अरब यात्री ने किसकी सेना को अधिक शक्तिशाली माना है, तो किसकी? पालों की सेना को अधिक। देवपाल ने गुर्जर प्रतिहार शासक रामभद्र एवं मेहर भोज को परास्त भी किया था। किस किस को? अब देखो, मेहर भोज सबसे प्रतापी शासक था कहाँ का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। देवपाल ने किसी किसी, अब रामभद्र जो है वो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे कमजोर शासक था, इसने सिर्फ 3 सालों तक शासन किया था। तो सबसे कमजोर शासक को तो हराया देवपाल ने, और सबसे प्रतापी शासक है जो मेहर भोज, उसको भी परास्त किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि देवपाल ने अपनी राजधानी ट्रांसफर कहाँ पे करी थी? मुंगेर। उस समय मुंगेर का जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था मुद्दागिरी। क्या नाम हुआ करता था? मुद्दागिरी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा तारानाथ ने देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक तथा पुनर्स्थापक कहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, देवपाल के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो वो सर्वाधिक प्रतापी शासक है, और जो सर्वाधिक प्रतापी शासक है उसी ने अपने प्रताप से बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया या पुनर्स्थापक। तो सीधी सी बात है, इसमें देखो बौद्ध में धार और इसमें भी दार, तो ऐसे याद करेंगे, बौद्ध धर्म का पुनरुद्धारक देवपाल, राइट। इसके अलावा दर्भपाणि व केदार मिश्र देवपाल के सुयोग मंत्री थे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि दर्भपाणि व केदार मिश्र किसके दरबार में थे। अब हम याद कैसे करेंगे? देखो, दा से दर्भ, तो दर्भ देवपाल। इसके अलावा केदार भी देवपाल। अब ये बताओ, जो केदारनाथ है वो एक तरीके से देवालय जो है, तो केदार देव। इसके अलावा अब हमारे पास जो शासक आता है वो आता है महीपाल फर्स्ट। महीपाल फर्स्ट के बारे में 980 से 1038 तक उन्होंने शासन किया। पाल वंश की शक्ति पुनः स्थापित की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, हमने याद हमेशा कैसे करते हैं कि मही ने पुनः स्थापित की पाल वंश की शक्ति। अब देखो, ऐसे याद रखो कि पाल वंश, ये जो महीपाल है ना, इसको राजेंद्र चोल ने महीपाल पर आक्रमण करके इसको पराजित भी किया था। और राजेंद्र चोल ने उपाधि जो धारण करी थी वो करी थी गंगईकोंड चोलपुरम, गंगईकोंड चोल। ये उपाधि राजेंद्र चोल ने जब गंगा घाटी अभियान करता है, महीपाल पाल वंश को हराता है, उसी समय ये उपाधि उसने धारण करी थी, राइट। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं, हमें कैसे याद रखना है कि जिसको राजेंद्र चोल ने हराया था उसी को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। तो हराया किसको था? महीपाल को। अगर आप वैसे भी दूसरी बार भूल जाओ, देखो ये देखो, मही हमने मान लिया माही मतलब कौन है? धोनी। तो पहले कप्तान थे हमारे गांगुली और दूसरे कप्तान हैं धोनी, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर हमारे इंडियन क्रिकेट को रीस्टेब्लिश किया, ठीक है। तो उस तरीके से शक्ति को पुनः स्थापित किया धोनी ने, यानी कि माही ने। राजेंद्र चोल ने महीपाल पर आक्रमण कर पराजित किया था, ठीक है। महीपाल ने दीपंकर श्री ज्ञान, जिन्हें अतिशा के भी नाम से जाना जाता था, एक जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, इनके नेतृत्व में एक बौद्ध प्रचार मंडल कहाँ पे भेजा था? तिब्बत। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि दीपंकर श्री ज्ञान के नेतृत्व में किसने एक बौद्ध मंडल भेजा था तिब्बत में? तो आंसर है महीपाल, जो पुनर्स्थापक है। तो जो दीपंकर श्री ज्ञान है वो किसके शासनकाल में थे? महीपाल के, ठीक है, याद रखना। महीपाल प्रथम के बाद क्रमशः न्यायपाल, विक्रयपाल तृतीय, महीपाल द्वितीय और सुरपाल द्वितीय ने शासन किया अपने टाइम टू टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जो शासन पर आएंगे वो आएंगे आपके महीपाल द्वितीय। अब महीपाल द्वितीय के टाइम की एक कहानी हम जरा समझते हैं। महीपाल द्वितीय जब ये शासक बना तो महीपाल द्वितीय ने, उसके 2 भाई थे, एक था सूरपाल और एक दूसरा कौन था? रामपाल। ये सूरपाल और ये रामपाल। तो महीपाल द्वितीय चूंकि बड़ा भाई था, इसको लगा कि सूरपाल और रामपाल इसका सिंहासन छीन सकते हैं। इसी वजह से महीपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डलवा दिया। किस किस को? सूरपाल का और रामपाल को। इस समय चारों, अब जब ये ऐसा हो गया तो आपस में जब राजघराने में ही लड़ाई उत्पन्न हो गई तो चारों तरफ अव्यवस्था व्याप्त हो गई। इसी समय कैवर्त जाति के जो कृषक समुदाय, कैवर्त का मतलब है कृषक समुदाय, ने विद्रोह कर दिया। और उनका जो नेता था वो कौन था? दिव्य या दिव्युग, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि नेता कौन था? दिव्य या दिव्युग। उसने महीपाल की हत्या कर दी तथा उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। किसने? दिव्य या दिव्युग ने। अब जरा इस चीज को समझना, अब जब हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो शासन पे देखो, सीधी सी बात यह है कि महीपाल द्वितीय की हत्या कर दी जाती है और शासन सुरपाल कुछ दिनों तक शासन करेगा और फिर शासन पे आ जाएगा कौन? रामपाल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो विद्रोह है, कैवर्तों का विद्रोह है,
ये किसके शासनकाल में होता है? रामपाल। एक्चुअली में हुआ तो वो महिपाल द्वितीय के शासनकाल में ही है, लेकिन बात ये है, इसके लिए हमें ये वाला टेक्स्ट थोड़ा देखना पड़ेगा। एक रीजन है वरेंद्री। वरेंद्री वही है जिस यहाँ पर सोमपुरी, जो सोमपुरी है यही नाम है वरेंद्री का। यहीं पर कैबरतों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था उस समय। देखो महिपाल द्वितीय को तो उसने मार ही दिया। अब यहाँ पर ये टाइमलाइन देखो पहले, आप यहाँ से पता चलेगा। 77 में जब ये रामपाल है, इसी के समय कैबरतों ने क्या किया? वो कह सकते हैं कैबरतों का विद्रोह हुआ। पीजेंट, अच्छा, कैबरतों ने जो विद्रोह किया था इसको भारत के इतिहास में पहला पीजेंट रिवोल्ट आप मान सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस बात की सारी जानकारी हमें रामचरित में मिलती है। किसमें मिलती है? रामचरित। और रामचरित जो लिखी गई है वो मदन पाल के शासन में लिखी गई है। रामपाल के बाद जो शासक आया था मदन पाल। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या पता क्या है कि रामचरित जानकारी तो हमें देती है रामपाल चरित के बारे, रामपाल के बारे में, लेकिन ये लिखी गई थी उसके बाद जो शासक आया मदन पाल, उसके बारे में। इसी रामपाल चरित में हमें कैबरतों के विद्रोह की जानकारी मिलती है कि किस तरीके से महिपाल सेकंड के टाइम पे जो कैबरत विद्रोह हुआ और उसको बाद में रामपाल क्या करता है? सक्सेसफुली दबाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो लीडरशिप कौन कर रहा था कैबरतों का? दिव्य, और बाद में भीम ने किया था। पहले दिव्य या दिव्यों के ऊपर, बाद में उसको भीम ने किया था। ठीक है। तो ये इवेंट यहाँ पे ये भी दिखाता है कि किस तरीके से जो लॉ होता था, प्राइमोजेनिचर यानी कि बड़ा भाई ही सिंहासन पर बैठेगा, उस लॉ को चैलेंज कर रहे हैं पाल वंशीय शासक। और इसी चैलेंजिंग को, यानी कि रामपाल ने चैलेंज कर दिया था महिपाल सेकंड की गद्दी को। महिपाल सेकंड कायदे से जो था बड़ा भाई। तो ये जब लोगों ने सोचा कि भाई रामपाल को अच्छा दिखाना है, तो फिर उसके लिए रामचरित लिखी गई और जस्टिफाई किया गया कि महिपाल की वजह से तो पूरे उसमें साम्राज्य में क्या अव्यवस्था फैल गई थी। तो एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन भी हमें रामचरित में, रामपाल चरित में इसको मिलता है। राइट। तो अब हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, रिवाइज करते हैं। रामपाल चरित में हमें कैबरतों के बारे में जानकारी मिलती है। रामपाल चरित लिखी तो गई है रामपाल के बारे में, लेकिन लिखी कब गई है? मदन पाल के रीजन में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली जो भी प्रशस्तियाँ या फिर जो भी बायोग्राफी लिखी जाती थी वो शासक के जीवित ही रहते लिखी जाती थी, लेकिन ये एक ऐसी थी वो शासक के मरणोपरांत लिखी गई और उसके दूसरे शासक के शासनकाल में। ठीक है। तो इसके अलावा कैबरतों की जानकारी हमने देख ली। अब जरा क्वेश्चन देखना, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो आंसर क्या होगा? कैबरत का विद्रोह था। ठीक है। और कब क्यों हुआ था? क्योंकि ये बता दिया, महिपाल द्वितीय सेकंड ने जब सूरपाल और रामपाल को क्या डाल दिया था? जेल में डाल दिया था। आगे देखते हैं। अब रामपाल आता है। रामपाल अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। रामपाल विग्रहपाल तृतीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? विग्रहपाल तृतीय का। विग्रहपाल तृतीय के बाद महिपाल द्वितीय, सुरपाल द्वितीय और ये रामपाल, ये आपस में तीनों भाई हैं। महिपाल द्वितीय को मार दिया जाता है, पर सुरपाल द्वितीय कुछ दिनों तक शासन करेगा। इससे भी कंट्रोल चीजें नहीं होंगी, तब रामपाल। संजय का नंदिनी द्वारा रचित रामपाल चरित में इसका वर्णन है। अभी हम डिस्कस करके आए हैं रामपाल चरित को। लिखी किसने है? संध्याकर नंदी। रामपाल चरित श्लेष शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया? श्लेष में। उसमें राम की कथा के साथ पाल शासक रामपाल की कथा का वर्णन मिलता है। राइट। संध्याकर नंदिनी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है, यानी कि कलयुग का वाल्मीकि। क्यों? क्योंकि संस्कृत पर भी इनकी बहुत अच्छी कमांड थी, जैसे वाल्मीकि की संस्कृत पे कमांड थी। एवं रामपाल को राम कहा है। खुद को ये वाल्मीकि कह रहे हैं और राम कह रहे हैं किसको? रामपाल को। यानी कि वाल्मीकि कौन थे? राम, भगवान राम गुरु। इसकी रचना रामपाल चरित में कैबर्त यानी कि कृषक समुदाय के नेता के कौन था? भीम यानी कि दिब्बों के पुत्र को पराजित करने का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है। फाइनली जो रामपाल है वो उस विद्रोह को क्या करेगा? दबाएगा। रामपाल ने गंगा नदी यानी कि प्रयाग में डूबकर अपने प्राण दे दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब देखो कैसे याद रखना है। देखो रामपाल, अब भगवान राम ने, इन्हीं का संबंध गंगा से होगा कि नहीं होगा? क्योंकि राम के पूर्वजों ने ही गंगा को नीचे लाए थे, भगीरथी को। तो रामपाल गंगा में नदी यानी कि प्रयाग में डूबकर अपने प्राण दे दिए। एक इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों में एक व्यक्ति को पढ़ा है। एक शासक है नागभट्ट द्वितीय, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी तो बनाया ही था और साथ में इन्होंने भी कन्नौज में गंगा में डूबकर अपने प्राण, गंगा में समाधि ले ली थी। तो नागभट्ट द्वितीय और रामपाल ऐसे दो शासक हैं जिन्होंने डूबकर अपने प्राण दिए थे। मदन पाल वंश का अंतिम शासक थे। अभी हमने डिस्कस किया कि मदन पाल के काल में ही संध्याकर नंदिनी लिखी गई है। रामपाल चरित्र लिखा गया है संध्याकर नंदिनी के द्वारा। पाल शासकों ने दीपंकर, अभयंकर, ज्ञानपाद, रत्न वज्र और संत रचित ऐसे बुद्ध विद्वानों को विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो धर्मपाल द्वारा स्थापित था उसमें संरक्षण प्रदान किया गया। तो
पूछेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय से कौन कौन संबंधित थे, दीपंकर, अभयंकर, ज्ञानपाद और रत्नवज्र और शांतरक्षित। 1203 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट होने से पूर्व विक्रमशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यानी कि पूर्व मध्यकाल में अगर हम बात करें तो शिक्षा का इंपॉर्टेंट केंद्र विक्रमशिला था। ओजंतपुरी भी मान सकते हैं और सोमपुर भी मान सकते हैं, ये दोनों भी थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उस समय विक्रमशिला था। अभिलेख में पाल शासकों को क्या कहा गया, परम सौगात, यानी कि बुद्ध को परम सौगात कहा गया है ना। और परम सौगात की उपाधि अभी हमने किसको देखी थी, राजवर्धन की भी थी और धर्मपाल की भी थी। संभवतः पालों की राजधानी कहाँ थी, मुंगेर, और मुंगेर को राजधानी किसने बनाई थी, देवपाल ने बनाई थी, क्योंकि ये सबसे अधिक प्रतापी शासक था। सर्वप्रथम देवपाल ने मुंगेर राजधानी बनाई। पाल शासकों के समय तांत्रिक बौद्ध धर्म विकसित हुआ, ठीक है। और तांत्रिक बौद्ध जो बुद्धिज्म विकसित हुआ, इसी को काउंटर करने के लिए एक नई ब्रांच बुद्धिज्म में जन्मी थी, वो उसका नाम था सहज यान। सहज का मतलब होता है स्मूथ। इसके अलावा अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को क्या कहा है, रूमा कहा है। क्या कहा है, रूमा। रूमा यानी कि धर्म। रूमा का मतलब क्या होता है, धर्म कहा गया। पूछ लेगा कि किसको रूमा कहा गया, पाल वंश के शासकों को, और किसने कहा है, सुलेमान ने। दाय भाग के लेखक जिमूत वाहन 12वीं सदी के पाल शासकों के दरबार में थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दाय भाग में जो जिमूत वाहन कहते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र का संपत्ति पर अधिकार कब होगा, मृत्यु के बाद, जीवित रहते नहीं। चक्रपाणी दत्त 11वीं शताब्दी का बंगाल का प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री था, यानी कि डॉक्टर। इसने चरक संहिता पर आयुर्वेद दीपिका, यानी कि चरक तत्व प्रदीपिका तथा सुश्रुत संहिता पर भानुमति नामक टीका लिखी है। अब यही पूछ लेगा कि भानुमति किस रिलेटेड पुस्तक है। भानु का मतलब होता है क्या, सूर्य, और मति यानी कि बुद्धि। ये सुश्रुत संहिता पर लिखी गई भानुमति है, तो सुश्रुत। और आयुर्वेद दीपिका किस पर लिखी गई है, चरक संहिता पर। तो ये दोनों याद रखना है कि चरक संहिता पर कौन सी लिखी गई, सुश्रुत संहिता पर कौन सी। चक्रपाणी दत्त ने चिकित्सा संग्रह यानी कि चक्रदत्ता नामक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है, और जिसमें बहुत सारे लोगों के लक्षण और भस्म की तैयार करने के नवीन तथ्यों की जानकारी मिलती है। भस्म के द्वारा उपचार करने की कला जानते थे कौन, चक्रपाणी दत्त। धीमान एवं वीतपाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 9वीं शताब्दी के पाल शैली के चित्रकार थे, और पाल चित्रकला को मगध शैली भी कहा जाता है, क्योंकि पाल और मगध का ऑलमोस्ट एक ही रीजन था। तो धीमान और वीतपाल कौन थे, पाल शैली के चित्रकार। इसके अलावा पाल वंश के समय बौद्ध विचारकों ने चर्या पदों की रचना करी। यही पूछ लेगा ये चर्या पद किस रिलेटेड है, बौद्ध से, और कब इनकी रचना हुई है, पाल वंश के शासकों के समय। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी थे। दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि जो आज का आसियान कंट्रीज है ना, उनके साथ, सीधी सी बात यही मान लो। सुमात्रा, जावा, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब कंट्रीज। एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हुआ करती थी जिसका नाम था पतला। अब ये क्या थी, विषय। विषय मतलब हुआ करता था उस समय जिला। तो जिला के नीचे की जो इकाई थी उसको पतला बोलते थे। पाल और प्रतिहार शासन में ये प्रचलित थे, ठीक है। तो विषय से नीचे क्या था, पतला एक इकाई थी, और किसके समय में, पाल एवं प्रतिहार शासकों के समय में। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था। देखिए क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया गया है, क्योंकि आमतौर पर राजा वंशानुगत होते हैं, लेकिन इतिहास में ऐसे अपवाद भी रहा है। तो अब याद करिए, ये उसका आंसर तो गोपाल है। अब क्यों है, याद अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि गौड़ वंश के शासन समाप्त होने के बाद बंगाल के रीजन में कोई बड़ी पावर नहीं बची थी। वहां पे मत्स्य न्याय फैला हुआ था, अव्यवस्था फैली थी। इस वजह से वहां पे जनता ने थक हार कर गोपाल को वहां का अपना शासक चुना। यही बात ये कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी में मध्य अशांति फैली हुई थी, गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना गया। अब जब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कहा टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया था। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यूपी आरओ 2021 में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से दो राजा हैं जिन्होंने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया। हर्षवर्धन को चुना गया था, नहीं, ये तो राज्यवर्धन का भाई था हर्षवर्धन, इस वजह से नहीं, इसको नहीं चुना जाएगा। नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को बिल्कुल नहीं। आंसर है गोपाल और यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन था, पल्लव शासक जो था ना, परमेश्वर सॉरी पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की अचानक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसकी एक वंश के शासक को चुना था, और इसका नाम था यशोवर्मन। तो इस प्रकार से दो शासक रहे इतिहास में जो जिनको जनता ने चुना है, जो वंशानुगत नहीं थे, गोपाल और यशोवर्मन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, आगे जरा देख लेते हैं। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। गोपाल के पश्चात उसका पुत्र कौन बना था, शासक धर्मपाल बना था, पाल वंश का राजा हुआ। गुजराती कवि ने धर्मपाल को क्या कहा है, उत्तरापद का स्वामी कहा है, और किसमें, अपनी पुस्तक गुजराती कवि थे सोड्ढल, इन्होंने उत्तरापद का स्वामी कहा है, और किस पुस्तक में, उदय सुंदरी कथा में। उसका नाम क्या है पुस्तक का, उदय सुंदरी कथा में कहा गया इसको, राइट। देवपाल को पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जा सकता है, बिल्कुल माना जाना चाहिए, क्योंकि देवपाल ने उत्कल,
उत्कलों को हराया, हूण को हराया। एवं ये कहा जाता है इसने सबसे एक्सट्रीम जो साउथ है आपका रामेश्वरम तक भी अपनी सेनाएं भेजी थी। और ये कहा जाता है कि पूरे होल नॉर्थ इंडिया से, पूरे उत्तर भारत से ये क्या नजराना वसूल करता था। तो इस तरीके से देवपाल सबसे प्रतापी शासक था। और देवपाल को बौद्ध धर्म का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है, बौद्ध धर्म का पुनर्स्थापक भी कहा जाता है इसको, देवपाल को। अरब यात्री सुलेमान देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों में अधिक शक्तिशाली मानता है। बिल्कुल बात सही है। अगर सुलेमान की बात करें, सुलेमान भारत 850 AD में आया था। उस समय जो शासक है वो मेहरबोज और अमुक वंश का था। याद कैसे किया था आपने? सलमान खान को भोज पर बुलाया और वहां पे वर्षा होने लग गई। इसके बाद अगर हम सुलेमान की बात कर ही रहे हैं तो सुलेमान 850 AD में भारत आया था। पाल को वो रुहमा कहता है, राष्ट्रकूट को बलहर कहता है और कहता है विशालतम है, सबसे पावरफुल राष्ट्रकूटों को मानता है। लेकिन पाल वंश की सेना को सबसे अधिक शक्तिशाली बताता है। मानखेट जो राष्ट्रकूटों की राजधानी थी उसको उसने मंकीर कहा है। गुर्जर को जुद्र कहा है। और सती प्रथा का भी उल्लेख सुलेमान ने किया है। और साथ में इसकी जो पुस्तक है वो है अखबार अल सिंध वाल हिंद। क्या तो ऐसे याद रख लो कि सलमान जो है अखबार पढ़ते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन थे? याद है, गोपाल है। और मत्स्य न्याय के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है? एक तो खलीमपुर अभिलेख में मिलती है, खलीमपुर अभिलेख, और ये किसका है? धर्मपाल का है। दूसरा हमें तारानाथ ने भी इसकी जानकारी दी है कि मत्स्य न्याय से कैसे छुटकारा पाने के लिए जो सामान्य जनता थी उन्होंने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई और वहां का शासक बनाया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो आंसर है धर्मपाल। ठीक है ना। अब कुमारगुप्त ने ये नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करवाई थी। हर्षवर्धन की ऐसी कोई नहीं है, ये तो मूक ये मतलब महापरिषद लगाता था, कुंभ मेला का आयोजन हर्ष ने स्टार्ट किया था। तो आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने सोमपुर के साथ साथ में ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी स्थापना करवाई थी। कौन सी? विक्रमशिला की, राइट। और इसी के तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाने वाला कौन होगा? धर्मपाल, यानी कि जिसने सोमपुर और विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। अब सोमपुर को एक दूसरे नाम से भी जानते थे, वरेंद्री। यहीं पर कैबर्तों का संघर्ष हुआ था। पाल वंश का सबसे महान शासक, अब सबसे महान शासक किसे मानोगे? देवपाल को, धर्मपाल को, न्यायपाल को, या कोई नहीं? आंसर है देवपाल। क्यों? देवपाल ने अभी बताया पूरे उत्तर भारत से ये नजराना वसूलता था। इसके अलावा खलीमपुर लेक, जो भागलपुर लेक और बादल स्तंभ लेक में भी ये ज्ञात होता है कि उसने अपने केवल पिता का किससे जो साम्राज्य लिया था सिर्फ उसको सुरक्षित नहीं रखा बल्कि उसको बहुत ज्यादा विस्तृत भी किया था। पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक देवपाल ही था, क्योंकि देव कैसे होते वैसे भी शक्तिशाली होते हैं। और देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने सेतुबंध रामेश्वरम तक प्रदेश पर शासन किया था। और देखिए यहाँ पे साउथ में सबसे नॉर्थ, सबसे साउथ मोस्ट टर्न पे भी शासन कर रहा है, और यहाँ पे उत्तर की तरफ में पूरे उत्तर भारत से नजराना वसूल कर रहा है। इस प्रकार देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था। बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? द आंसर इज कैवर्त। हुआ ये था कि महिपाल द्वितीय था, महिपाल द्वितीय ने अपने दोनों भाइयों सूरपाल और रामपाल को क्या डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो जब ये जेल में डाल दिया तो अव्यवस्था वहां पे फैल गई। यहाँ पे जब संघर्ष होने लगा राजघरानों में तो इसका फायदा उठा लिया कैवर्तों ने। तो कैवर्त जाति के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्य यानी कि दिव्यों के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह कर देता है। उस महिपाल की उसने हत्या कर दी और उत्तरी बंगाल पर उसने अधिकार कर लिया। उसके बाद शासक आएगा सूरपाल, सूरपाल भी कुछ दबा नहीं पाएगा। उसके बाद आएगा रामपाल, रामपाल कैवर्तों के विद्रोह को दबा देगा। पहले कैवर्तों का विद्रोह लीड किया था दिव्य ने, और उसके बाद इसका पुत्र आएगा भीम। तो अंत में रामपाल भीम को मार के दोबारा से उत्तरी बंगाल के रीजन पे क्या कर लेगा? अपना दोबारा से कब्जा करेगा। ठीक, उत्तरी बंगाल। ये क्वेश्चन याद रखना, ये भी पूछ सकता है कि कैवर्तों ने किस रीजन को कब्जा कर लिया था? उत्तरी बंगाल को कब्जा किया था। ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि ये सारी जानकारी हमको रामपाल चरित में मिलती है। किसमें? रामपाल चरित। और रामपाल चरित जो लिखी है वो लिखी है संध्याकर नंदी ने। रामपाल जो चरित है एक्चुअली में एक चीज क्या है कि रामपाल चरित रामपाल के शासनकाल में ना लिख के मदन पाल के शासनकाल में लिखी गई, यानी कि रामपाल के बाद शासक जो हुआ था मदन पाल। आमतौर पर जो बायोग्राफीज होती थी शासक के काल में ही लिखी जाती थी, लेकिन ये यूनिक बायोग्राफी है जिसमें रामपाल को जस्टिफिकेशन किया गया है कि किस, जैसे रामपाल के इस बात को जस्टिफिकेशन किया गया है कि कैसे उसने लॉ ऑफ प्रोमाइजेनिचर जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र अधिकार की जो बात होती है उसको जब रामपाल ने चैलेंज किया था महिपाल द्वितीय के अगेंस्ट, तो इस चीज को जस्टिफिकेशन किया गया कि उसने सही किया था। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? विक्रमशिला महाविहार की स्थापना तो सीधी सी पता है पाल वंश ने, और किसने? धर्मपाल ने करवाई थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से कौन कौन रिलेटेड थे? और अच्छित,
जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री और दीपंकर, ठीक है। और फाइनली 1203 में बख्तियार खलजी ने जब गुलाम वंश अटैक करेगा इंडिया के ऊपर, तब उन्होंने इस विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया था। विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थापित है? सीधी सी बात है, ये तो पता ही दोगे, ये नालंदा या भागलपुर? भागलपुर में, राइट। पुनरावर्तन मुक्ति जो थी, भुक्ति अवस्थी थी। भुक्ति का मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को भुक्ति बोलते थे, भुक्ति फिर विषय, इस प्रकार से। ये थी उत्तर बंगाल के एरिया था पुनरावर्तन, जनरली गुप्त काल में बहुत ज्यादा फेमस थी, राइट। हाँ, प्राचीन काल में पुनर्वर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी, ठीक है। पाल चंद्रवंश के शासक और सिंध राजवंशों के युग में इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी हो गया था, ठीक है। किस किसके काल में? पाल, चंद्र और सेन वंश के शासकों ने किया था शासन, और सेन वंश के बाद यहाँ पर ये मुस्लिम इन्वेजन होगा। पाल वंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, रामपाल। गोपाल नो डाउट चुना गया था जनता के द्वारा। उदंतपुरी बताया था, ODAN, उदंत ऐसा लिखा जाता है। किसने स्थापना करवाई थी? गोपाल ने। कहाँ पे? बंगाल में या बिहार में, गुजरात में, तमिलनाडु में? उदंतपुरी आज के ये बिहार में है, ठीक है ना। बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम गोपाल ने की। याद रखना, उदंतपुरी आज के कहाँ पे? बिहार में। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया? सोमपुर वही है, धर्मपाल। 50 महाविद्यालयों का निर्माण करवाने वाला है धर्मपाल। और सोमपुरी या इसको पहाड़पुर भी कहते हैं, ठीक है। सोमपुरी को ही क्या कहते हैं? पहाड़पुर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? विक्रमशिला, बता दोगे, धर्मपाल ने। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा? कोई पाल वंश के। कुछ अब रिपीटेड क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, उसे हटाएंगे। उस पाल शासक का नाम बताइए। विक्रमशिला, ये भी रिपीटेड है, ये भी धर्मपाल आंसर हो जाएगा। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं जरा यहाँ पे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज से किस राज्य में अवस्थित है? आज देखो, विक्रमशिला, सोमपुरा, उस समय तो वो बंगाल के शासक थे, लेकिन आज ये दोनों बिहार में है, ठीक है, बिहार के एरिया में। देख लेते हैं, राजाओं द्वारा जनता के द्वारा चुना गया, वही हर्षवर्धन नहीं, गोपाल और यशोवर्मन। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूर्व मध्यकाल की बात पूछ रहा है, यानी कि 650 से लेकर लगभग 1200 AD के बीच का काल है। नालंदा, नालंदा तो प्राचीन था, नालंदा था। विक्रमशिला था, देख रहे हैं अभी ऑप्शन क्या क्या हमारे पास। और फिर हमारे पास है तक्षशिला, उदयपुरी। तो तक्षशिला प्राचीन काल में था। अब तक्षशिला को याद करिए, चाणक्य वगैरह यहीं से बिलोंग करते थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत, बिंबिसार का जो राजवैद्य था जीवक, कनिष्क का जो राजवैद्य था चरक चरक और बौद्ध विद्वान वसुबंधु और चाणक्य, ये सब कहाँ से पढ़े थे? तक्षशिला यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वैदक और धनुर्विद्या यानी कि वेद यानी कि जो मतलब चिकित्सा, उसके बारे में, और धनुर्विद्या आर्चरी के बारे में विख्यात था, ठीक है। तो ये था हमारे एमसीक्यूज से रिलेटेड। एक और जरा देख लेते हैं। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। बिहार के राजा यानी कि वही पाल वंश के राजा, ठीक है। हमें बताया था जावा सुमात्रा से था, एक्चुअली में था तो इनका पूरे इस एरिया से, नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन मोस्टली जावा सुमात्रा से था। पाल वंश के शासक देवपाल बौद्ध मतनुयायी था। लेखों में उसे क्या कहा गया? परम सौगात। किसे कहा गया? नहीं नहीं, ये देवपाल को परम सौगात नहीं कहा गया, ये धर्मपाल को परम सौगात कहा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा करेक्शन करना है आपको। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा के एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। बिल्कुल ये बात सही है कि शैलेंद्र वंश के जो शासक था बालपुत्र देव ने देवपाल से रिक्वेस्ट करी थी कि एक बौद्ध विहार बनवा दिया जाए, ठीक है। और उसने उसके लिए 5 गांव दान में भी दिए थे। कितने गांव? 5। स्वर्ण भूमि का राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की थी? आंसर इज बालपुत्र देव। अभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि डिस्कस किया है पाल वंश के बारे में, जो भी एमसीक्यूज पिछले सालों में आए हैं।